नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th और 12th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम 12th का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि 2023 के किसी रीज़न में पूछा गया है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन सी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो सेक्शन डी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके शुरू होंगे। ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं। पेज नंबर 8। ओके, दिस इज सेक्शन डी। तो ये सेक्शन हमें आज डिस्कस करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में पहले भी कुछ आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो कोशिश करेंगे कि जो छूटी हुई चीज़ें हैं वो हमारी डिस्कस हो जाएं। दिस इज सेक्शन डी एंड वी बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 32 से हम लोग शुरू करते हैं। तो 5 मार्क्स का सेक्शन है, तो आपको ठीक से समझना है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बोर्ड एग्ज़ाम में आप जब करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन आपका 32। A relation R is defined on set of real numbers R defined as R XY। तो आप रिलेशन को देखें तो रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है। रिलेशन डिफाइंड है x, y ऑर्डर पेयर सच दैट x इंटू वाई, x डॉट वाई, x इंटू वाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देखनी है। जो रिलेशन डिफाइंड है वो है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल है। चेक वेदर दिस आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए कि आपको चेक करने को बोला गया है, कोई प्रूफ करने को नहीं है। तो आपको देखना है कि ऐसा रिलेशन आपका जो कि रियल नंबर्स पे ही हम बात कर रहे हैं सारा, चूँकि आपको लिखा हुआ है कि रियल नंबर्स पे आपका रिलेशन है, तो एक्स वाई दोनों ही रियल नंबर हैं। सो दिस इज़ वेदर दिस इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी हम चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी जब चेक करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। इसका तरीका क्या होता है वो आपको थोड़ा समझना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए ये बताने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है इस जगह पे। ठीक है, तो अब आप रियल नंबर्स पे बात कर रहे हैं, तो एक नंबर अगर वो रेशनल हुआ, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 1 एंड 1 को चेक करते हैं। ठीक है, 1,1 का मतलब होगा 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। 1 इज़ अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर आपको मिला है, जबकि प्रोडक्ट जो है इरेशनल होना चाहिए कह रहा है। ठीक है, एक नंबर हमने 1 लिया, 1 का 1 के साथ में जो प्रोडक्ट है वो 1 है, दैट इज़ नॉट इरेशनल। लेकिन अगर आप इसके बजाय कोई इरेशनल नंबर भी यानी रियल नंबर आप ले सकते हैं, तो √2 ले लें थोड़ी देर के लिए, तो √2 का √2 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो भी आपको रेशनल ही मिलेगा। व्हाट डज इट मीन कि अगर आप कोई भी नंबर खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कभी भी आपको इरेशनल नहीं मिलेगा। ठीक है, आप रेशनल कोई नंबर रेशनल ले लें या इरेशनल ले लें, अगर आप उसका उसी के साथ रिलेशन देखेंगे तो वो इस रिलेशन में कभी नहीं आएगा कि प्रोडक्ट जो है उनका इरेशनल हो जाए। सो अ नंबर इफ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इट कैनॉट बी इरेशनल। अगर इरेशनल भी दो नंबर आपने मल्टीप्लाई किए हैं तो ये रेशनल ही हो जाएगा, रेशनल का तो रेशनल है। तो ये रिलेशन आर जो है इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जब भी आपको नॉट दिखाना है। ठीक है, जब आपको प्रूफ करना होता है, बताना होता है कि रिलेशन है, तब आपको जनरलाइज बात करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिमेट्री चेक करेंगे, इसमें सिमेट्री चेक करेंगे तो सिमेट्री के लिए आप मान लीजिए कोई नंबर आपका एक्स वाई है, एक्स और वाई दो नंबर है। व्हाट डज इट मीन कि आपने एक्स वाई इज़ इरेशनल बोला है, यानी एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल है। तो होगा क्या यहाँ पे, अगर एक्स और वाई का प्रोडक्ट इरेशनल है
तो जाहिर सी बात है कि दोनों नंबर में से कोई एक रेशनल होगा, एक इरेशनल होगा, तभी प्रोडक्ट रेशनल आएगा। क्योंकि अगर रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमने देखा रेशनल हो जाता है, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जो है वो एक रेशनल है, दूसरा इरेशनल है, ऐसा कुछ होगा। तो ये हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम y इंटू एक्स भी करेंगे तो वाई एक्स का भी देखेंगे तो वाई एक्स भी आर को बिलोंग करेगा एज वाई इंटू एक्स इज ऑल्सो इरेशनल। तो ये जनरल बात आप बोल देंगे यहाँ पे इरेशनल के केस में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैंने कहा कि अगर आप कोई एग्ज़ाम्पल लें, यहाँ पे देखें, चेक करने के लिए अपने को सेटिस्फाई करें कि अगर आपने एक नंबर √2 लिया, दूसरा 3 लिया, दोनों रियल नंबर्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट देखा आपने, क्योंकि आपको प्रोडक्ट देखना है 3, सो दिस इज़ 3√2, 3√2 इज़ इरेशनल। ये हमारी रियल, इसमें जो रिलेशन डिफाइंड है वो इसी तरह से डिफाइंड है। बट अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूँ, इफ़ आई राइट 3 एंड √2 then multiply 3 multiplied by √2, again this is 3√2 which is irrational। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर इरेशनल है तो वाई और एक्स का प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा। सो दिस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक में आप एग्जाम्पल नहीं देंगे, आप जनरल बात बोल देंगे। एग्जाम्पल दिया हमने, लेकिन हमने पहले जनरल बात बोल दी कि इफ़ एक्स वाई इज़ इरेशनल देन वाई एक्स इज़ ऑल्सो इरेशनल। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं हम ट्रांजिटिविटी देखते हैं, तीसरी चीज़, क्योंकि तीनों चीज़ें चेक करने को बोला गया है, वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी जब आप चेक करने जाएंगे तब आपको ये देखना है कि सपोज इफ़ आई टेक अ नंबर 1 एंड √2, ठीक है, एंड रिलेशन के हिसाब से इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं, 1 इंटू √2 दैट इज़ √2। तो ये इरेशनल है, ठीक है, यानी ये दोनों नंबर जो है बिलोंग कर रहे हैं आपके रिलेशन को, यानी रिलेशन में हैं। अब हम देखेंगे क्या ट्रांजिटिविटी में हम क्या देखते हैं कि इस √2 का किसी और नंबर के साथ, तो इस √2 को हम किसी और नंबर के साथ ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 3 के साथ ले लिया। अब इसका रिलेशन देख लेते हैं, √2 इंटू 3, तो ये आ गया 3√2। दिस इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, तो अब आपने क्या दिखा दिया, आपने दिखा दिया कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर यानी रिलेशन में है, एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, अब होना क्या चाहिए, ए सी का भी रिलेशन बनना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा। तो अब ए सी देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। अब ए और बी का प्रोडक्ट देखते हैं, 1, 2, इट मीन्स व्हाट, 1 इंटू 2 दैट इज 2, दिस इज रेशनल। अब नहीं आ रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल आपने इस तरह से दे दिया कि वैर यू सी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट दिस ए सी does not belong to R. This implies AC does not belong to your relation. Therefore, this relation is not transitive. तो ये relation R जो है is not transitive. तो transitivity में भी जहाँ भी not आप बोलेंगे वहाँ पे आपने एग्जाम्पल ज़रूर देना है, एविडेंस ज़रूर देना है, कैसे आपने बोला कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हमने इस तरह से किया। तो जब प्रूफ करना होता है कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, हम जनरलाइज कोशिश करते हैं प्रूफ करें, यानी सबके लिए ट्रू होना चाहिए। और जब हमको ये बताना है कि ये रिलेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो एक एग्जांपल, एक एविडेंस हमको देना है उस पर्टिकुलर सेट से जिसमें वो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ रियल नंबर्स के सेट पे था, तो हमने ये दिखा दिया कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना था कि वेदर, चेक करना था कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट, है या नहीं है, यही चेक करना था। तो ये रिलेशन में ओवरऑल क्या कंक्लूजन आया, वो ये आया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट सिमेट्रिक है। तो ये हमारा फाइनली
ये सॉल्व हो गया। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे तो आपको पूछा है ए गिवन है, बी इनवर्स गिवन है, फाइंड ए बी इनवर्स। तो ये 33 क्वेश्चन में आपको देखना है ए बी इनवर्स आपसे पूछा है पहले तो, ठीक है। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो दिस इज द, ये इनवर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है, ये याद है तो आप इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। बी इनवर्स ऑलरेडी गिवन है, अब आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, ये अब आपका नेक्स्ट टारगेट हो गया। ए इनवर्स करना है तो आपको डिटर्मिनेंट पहले निकालना है। तो पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसके लिए आपको एडजॉइंट चाहिए और ये डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे, इसका क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट कितना होगा देख लेते हैं, यहीं से सीधा निकाल लेते हैं। तो हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1, तो आपको मालूम होना चाहिए रूल प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलना है। तो जब आप करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप छोड़ेंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 जा 3, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 है। सेकेंड -2, फिर आप फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 है, और 0 फिर 0 है, तो ये भी आपका 0 हो गया यहाँ पे। प्लस क्या है यहाँ पर, फिर से आप माइनस देख रहे हैं तो ये माइनस ही है एक तरह से, तो इसको हम माइनस ही रहने देते हैं। तो ये यहाँ पे माइनस हो गया, क्योंकि 2 आपका माइनस में है इसलिए, अदरवाइज तो प्लस ही आना था। -2 मल्टीप्लाइड, थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए फर्स्ट रो के साथ में, तो -1 और -2 मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, और ये तो 0 ही हो गया, तो यहाँ पर भी ये 0 है। सो व्हाट इज़ योर डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 3 and +2 -2 -1 and -4। तो ये 3 + 2 5 -4 दैट इज़ 1। तो ये डिटर्मिनेंट आपका 1 हो गया यहाँ पे। अब डिटर्मिनेंट के बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया हुआ है, तो वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो उसको देख लेते हैं, एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में। तो अब सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास एक ग्रिड मैंने आपसे कहा था कि बना लें आप, तो बड़ी आसानी से आप एडजॉइंट के एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस ग्रिड को बना देता हूँ। मैं लिख लेता हूँ क्या क्या है मेरे पास, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 एंड 1, ये आपके पास है। तो इसको हमें दोबारा लिखना है, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। एक बार यहाँ लिख लिया, एक बार और लिखना है। तो हम इसको ज़रूर इसकी हेल्प से करें, क्योंकि बड़ी आसानी से आप इससे ये निकाल सकते हैं। तो एक और बार हम लिखेंगे, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, लेट मी राइट, अब लिख लेते हैं। ओके, फिर से रिपीट करिए, 1 2 -2 -1 3 0 एंड 0 -2 1। यहाँ भी 1 2 -2 -1 3 0 एंड 1 2 -2। ये लास्ट रो हमने गलत लिख दी है, इसको हम, ये हमारी है 0 -2 एंड 1। अब हम इसमें से, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपल सा काम करना है, आपको इस ग्रिड को इस तरह से लेना है कि आप जो है इसमें से, ये एक स्क्वायर ग्रिड होता है, तो इसको आप इस तरह से स्क्वायर ग्रिड बना लीजिए। अब आप बड़ी आसानी से सारे लिख लेंगे। इसकी मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखिए। ये सबसे आसान तरीका है कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने का और एडजॉइंट लिखने का। तो अब यहाँ से आप सारे वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फिर उसके बाद एडजॉइंट लिख लेंगे।
तो C11 का मतलब है यहाँ पे देखिए, ये आप इससे मल्टीप्लाई करिए, ये इससे करिए, साइन का कोई इशू है नहीं। तो 3 1 जा 3 और ये 0 ही है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, C11 लिख लिया। C12 लिख लेते हैं। C12 जब करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट रो पे चल रहे हैं। तो ये यहाँ लिख, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, माइनस ये माइनस में ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, C13 -1 -2 मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया और ये 0 है, तो ये भी आपका 2 आ गया। इसके बाद सेकंड कॉलम पे चले जाते हैं, सेकंड रो पे चले जाते हैं। 2 1, तो यहाँ चले गए तो यहाँ ये है -2 -2 +4 4 -2 2, ये आपका 2 आ गया। C22 आपको करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1, ये 0 ही है तो ये 1 आ गया। C23 इसको आपने करना है तो आप इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 जा 0 है, -2 यानी ये आपका प्लस का 2 हो गया। अब आइए C131, सो 3 1 देखेंगे तो यहाँ नीचे पहुँच जाएंगे तीसरे पे, 2 0 जा 0 -6 यानी +6 हो गया। C32 तो 32 ये सेकंड वाले से होगा, -2 और -1 2 हो गया, ये 0 है तो ये 2 आ गया वापस। और फिर उसके बाद C33, तो ये 3 3 करेंगे तो 1 3 जा 3 3 एंड -2 +2 हो जाएगा, ये अब -1 ऑलरेडी है, -2 × 2 -2 और 3 -2 +2 5, ये 5 हो गया। तो अब आप एडजॉइंट लिख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, अब आपको कैसे लिखना होता है, एडजॉइंट के लिए आपको ट्रांसपोज करना होता है जो भी मैट्रिक्स बन रही है इससे, यानी हमने क्या कर लेना होता है, सीधा सीधा आप ऐसा समझिए कि C11 यहाँ लिखेंगे, ये रो फर्स्ट एलिमेंट रो है ना, तो रो को हम नीचे कॉलम में ले आए हैं, तो 1 3 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33, तो ये हमने एडजॉइंट लिख लिया। तो एडजॉइंट हमारा क्या तैयार हो गया, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, तो ये हमारा एडजॉइंट हो गया। अब हमारे पास ऑलरेडी डिटर्मिनेंट है जो कि 1 है, तो हम इन्वर्स लिख लेते हैं अब ए का। तो ए का इन्वर्स हम लोग लिख लेते हैं, तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट 1 ही है तो 1 से डिवाइड करना है तो कुछ होने वाला नहीं, ऐसे ही रहना है। तो 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5, ये अब आपका ए इन्वर्स हो गया। तो ए इन्वर्स आपको मिल गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, अब आप शुरू में जाइए, क्या करना था क्वेश्चन में, बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स पहले आपको चाहिए, तो बी इन्वर्स अब आप देख लीजिए, यहाँ से नोट कर लेते हैं बी इन्वर्स हमारे पास क्या है। तो इस बी इन्वर्स को हम यहाँ पर ले आते हैं, लेट मी राइट इट। बी इन्वर्स हमारे पास है, इधर लिख देते हैं इसको, बी इन्वर्स इज 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2, ये हमारे पास बी इन्वर्स है जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। अब हम वापस ले लेते हैं इसको, यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स, यहाँ भूलना नहीं है, पहले बी इन्वर्स ही लिखना है। ठीक है, तो बी इन्वर्स आपने लिखा वो है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, इसको मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स के साथ जो कि है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो इस प्रोडक्ट को हम कर लेते हैं, यही हमारा फाइनली आंसर होने वाला है। सो लेट मी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका रूल भी आपको मालूम है, इधर आपके रो और इधर आपके कॉलम, ऐसे आपको एलिमेंट मिलेंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के साथ, सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे। तो अब आप फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 -1 +2, इसी को आप सेकंड से रो से मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसी रो को। तो 3 2 जा 6, -1 से 1 को किया तो -1
1 से 2 को किया तो +2। थोड़ा ध्यान से केयरफुली करना है इसमें गलती नहीं करनी है। तीसरे कॉलम के साथ करते हैं, थर्ड एलिमेंट मिलेगा 3 6 18, -1 से 2 को किया -2, 1 5। ये आपकी फर्स्ट रो तैयार हो गई। सेकेंड रो पे आ जाइए, सिमिलर काम सेकेंड रो पे करना है। -15, 3 -45, 6 से किया 1 को +6, -5 से 2 को किया -10। इसी को सेकेंड कॉलम के साथ करना है, तो -15 2 -30 ये है, 6 से 1 को किया +6 और -5 से इस 2 को किया -10। अब आइए तीसरे पे, थर्ड कॉलम, -15 6 -90, 6 2 12 एंड -5 से +5 को किया तो -25। अब तीसरे रो पे आ जाते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 3 15, -2 से 1 को किया -2, 2 से 2 को किया +4। सेकेंड कॉलम 5 2 10, -2 से 1 को किया -2 एंड 2 से 2 को किया +4। इसी तरह से थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड कॉलम पे, 5 6 30, -2 से +2 किया तो -4 एंड 2 से 5 किया तो +10। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें और अगला स्टेप लिख लेंगे, तो ये आपका फाइनली वैल्यू हो जाएगी। तो 9 to 11 - 1 दैट इज़ 10, तो पहला एलिमेंट 10 हो गया। 6 - 1 5, 5 + 2 7, 10 7, 18 से 2 गया 16, 16 + 5 ये हो गया 21। ये है -45 और ये है -10, -55 तो यही हो गया और उसमें से आपने +6 किया तो ये माइनस का 49, -30 -10 -40 में से आपने 6 निकाला तो माइनस का 34। ठीक है, -90 है और ये आप यहाँ से देख लीजिए, -25 ये है और प्लस का 12 ये है, तो माइनस का 13 और ये माइनस का 90, तो -103। सिमिलरली ये आपका 13 13 + 4 17 और ये 10 - 2 8 8 + 4 12, 30 - 4 26 + 10 36। इस तरह से आपका B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स आ गया, जो कि AB का होल इन्वर्स है। यही आपको इसमें पूछा गया है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ जाते हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू क्वेश्चन नंबर 33 में एक और पार्ट भी है आपके पास, इसको भी हम देख लेते हैं। ऑल्दो मैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर से हम लोग करते हैं ताकि ये डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने वाला ये भी क्लियर हो जाए। तो ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन था, ये आपका डिफरेंट है। तो कोई भी मैट्रिक्स मेथड से जब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास आती है तो उसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है, दैट इज़ AX = B। तो हम इसको AX = B लिख लेते हैं पहले। तो लेट मी राइट AX = B। किस तरह से लिखा जाएगा इसको, ये हो गया हमारे पास A। ये होते हैं आपके सारे कोफिशिएंट्स, सारी इक्वेशन से निकाल लीजिए। तो ये है आपका 1 2 3, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। 2 -1 1, 3 2 -2, ये आपका A हो गया। x हो गया आपका एक्स वाई जेड एंड B हो गया आपका इस तरफ जो है 6 2 एंड 3। तो ये सबसे पहले काम करना है आपने, अपनी इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड में लिख लेना, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हमने 1 2 3 लिख लिया, ठीक, चेक कर लेते हैं। 2 - 1 1, 2 - 1 1 एंड 3 2 -2, ये हमारा। अब हमारा प्रोसेस यही है कि जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है तो हमें x = A इन्वर्स B करना है, यानी आपको A इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो A इन्वर्स फाइंड आउट करने का फिर से वही तरीका है जो अभी हमने किया। तो पहले डिटर्मिनेंट करेंगे और फिर उसके बाद हम एडजॉइंट करेंगे और फिर हम A इन्वर्स निकालेंगे। सो A इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये हमने करना है। सो लेट मी फाइंड आउट डिटर्मिनेंट फर्स्ट। पहले डिटर्मिनेंट हम लोग कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट इसका देख लेते हैं क्या होगा, 1 × प्लस माइनस प्लस
तो 1 इंटू करेंगे तो ये रो और ये कॉलम जाएंगे, कॉलम ये जाएगा और फर्स्ट रो जाएगी, तो आपका -2, ये है 2 -2, -2 इंटू सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो 2 -2 -4 एंड -3 प्लस 3 टाइम्स थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो, 2 2 जा 4 प्लस 3 4 प्लस 3, व्हाट दिस कम्स, ये तो ज़ीरो हो गया। यहाँ से -3 -4 -3 -7 प्लस 14 प्लस ये 21, 4 3 7 7 3 जा 21, तो ये आपका आ गया 35। डिटर्मिनेंट आपका 35 हो गया। लेट मी टेल यू हाउ टू फाइंड अगेन। हमें फिर एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स को आप फिर से उसी तरीके से निकालेंगे। सिंपल तरीका है जिसमें आपको गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो हमारे पास है 1 2 3, 2 -1 1, 3 2 -2। वापस रिपीट करेंगे 1 2 3, 2 -1 1, 3 2 -2। फिर से रिपीट करेंगे 1 2 3, 2 -1 1 एंड 3 2 -2। फिर से रिपीट करेंगे 1 2 3, 2 -1 1, 3 2 -2। इस तरह से आपका ये स्क्वायर ग्रिड आपने तैयार कर लेना है। ये आपका स्क्वायर ग्रिड आपका तैयार हो गया। अब आप सीधे कोफैक्टर्स लिख लेंगे, ठीक है। तो अब आप C11 लिखेंगे, C11 इज इक्वल टू, तो C11 ये है आपका, तो ये -1 और -2 2 हो गया, 2 -2 इज 0 हो गया, ओके गॉट 0। C12 सेकेंड, तो ये है 1 3 या 3, 3 -4 यानी +4 7 हो गया। C13 2 2 जा 4 एंड 4 + 3, ये फिर से 7 हो गया, देखिए ठीक है। 2 2 जा 4 है और -3 -3, तो 4 + 3 7, ये भी 7 है। C21 कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 + 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4, क्योंकि माइनस साइन तो डिफ़ॉल्ट साइन है, यहाँ -4 भी है, तो 6 + 4 ये 10 है। 2 2, ये है -2 और -1, तो ये -2 तो ये हुआ -2 एंड माइनस का 9, तो -11 ये हो गया। C23 2 3 देख लेते हैं क्या होगा। 3 2 जा 6, 6 -2 दैट इज़ 4, ये अब आपका 6 -2 हो गया। नाउ कम टू थर्ड रो 3 1, 3 1 के लिए आप ये 2 1 जा 2, 2 + 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी है, एक डिफ़ॉल्ट का साइन है, तो 2 + 3 दैट इज़ 5। C32 3 2 करेंगे तो 3 2 जा 6 -1 दैट इज़ 5। C33 करेंगे तो ये है -1 -4 -5, -1 -4 -5। इस तरह से आपको एडजॉइंट मिल गया, एडजॉइंट ऑफ एज, फिर वही आपको बताया हुआ है मैंने, तो यही आपने ऐसे लिख लेना है, क्योंकि हमने ये एक्चुअली फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स थे, तो हमने इसको कॉलम में लिखा, कॉलम में ऐसे ही लिख लेते हैं। 7 7, 10 -11 4, 5 5 एंड -5। सो दिस इज एडजॉइंट। एडजॉइंट हमारा आ गया। तो एडजॉइंट के बाद हम इन्वर्स लिख लेंगे, तो इन्वर्स अब लिख लेते हैं इसके बाद। तो देखिए हमारा ए इन्वर्स क्या हो जाएगा। ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अब आपका 35, ये डिटर्मिनेंट 35 है, तो 1/35 आप लिख लेंगे, इनटू एडजॉइंट आप लिख लेंगे, तो 0 10 5 7 -11 5 7 4 -5, तो आपका इन्वर्स हो गया। नाउ कम टू दी सॉल्यूशन। अब हमें XYZ निकालना है, तो XYZ निकालना है तो हमें क्या करना है, XYZ इज इक्वल टू ए इन्वर्स हम निकाल चुके हैं 1/35, एंड ये है 0 10 5 7 -11 5 7 4 -5 इंटू बी।
बी हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन में। बी है 623, तो 623 से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 623 ये हमने लिख लिया। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, अब केवल सिंप्लीफाई करना बचा है। तो 1/35, अब आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो रो एंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 0 6 ये तो 0 हो गया, 10 2 ज़ा 20 प्लस 20, 5 3 ज़ा 15 प्लस 15। ठीक है, सेकेंड रो पे आ जाते हैं। 7 6 ज़ा 42, -11 और 2 का करेंगे तो -22, एंड 5 3 ज़ा 15 प्लस 15। इसके बाद 7 6 ज़ा 42 फिर से, 4 2 ज़ा 8 प्लस 8, एंड 5 3 ज़ा 15 -15। तो देखते हैं क्या आता है। 1/35 ये आपका हो गया, वैल्यू देख लें 20 और 15, 35 है पहली वैल्यू। 42 में से आपने 22 निकाल दिया तो बचा 20, 20 और 15, ये भी 35 ही आ गया। 42 प्लस 8 50, 50 में से आपने 15 माइनस किया, ये भी 35 ही आ गया है। सो व्हाट यू गेट इज़ 1 1 1, क्योंकि 35 से आप सबको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपकी x y z की वैल्यूज़ आ गई। सो ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी गेट इज़ x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई x y z की। आपने एग्ज़ाम में एक और काम करना है, तीनों वैल्यूज़ 1 हैं, तो मैं कैसे कंफर्म हूँ कि मेरी वैल्यूज़ ठीक हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैं ये तीनों 1 1 जो वैल्यूज़ हैं उनको किसी एक इक्वेशन में डाल के या दो इक्वेशन में डाल के देखता हूँ। सो इफ़ आई पुट ऑल दीज वैल्यूज़ हियर, तो 1 प्लस 1 डाला 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5 6, यस करेक्ट, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी वैल्यूज़ ठीक हैं। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 33, बोथ द पार्ट्स आर सॉल्व। तो ये डिटर्मिनेंट के वेरी श्योर क्वेश्चंस हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो आपने देखा किस तरह से हम एक्यूरेटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट मी क्लियर इट एंड मूव अहेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। 33 क्वेश्चन हमारा हो गया। 34th क्वेश्चन, तो 34th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 34 क्वेश्चन देखिए क्या है। अब ये 3D का क्वेश्चन हमारे सामने है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट and parallel to the line joining this and this, hence find distance between the two lines। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप अच्छे से समझ लें कैसे हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि यहाँ से आपको 3D से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है इस तरह का क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि लाइन की जो इक्वेशन होती है, वेक्टर इक्वेशन, वो होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, where a is the position vector of point through which line is passing through and b is the parallel vector। और कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। तो ये है वेक्टर इक्वेशन, तो ये ज़रूर लिख देना है आपने सबसे पहले। और ये है कार्टेशियन इक्वेशन, तो ये दोनों आपको मालूम होने चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो हमें पॉइंट गिवन है, तो हमारे पास जो ए वेक्टर है वो है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये हमारे पास ए है। एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस, पैरेलल ये इनसे पास होने की लाइन के पैरेलल है, ए और बी से जो लाइन पास हो रही है उसके पैरेलल है। तो इनका जो डायरेक्शन रेशियो मिलेगा ए बी का हमें, वही हमारा बी वेक्टर हो जाएगा। तो बी वेक्टर कैसे पता करेंगे, ये माइनस कर दीजिए आप। तो 3 माइनस 1 किया हमने 2 आई कैप, फिर 3 माइनस 0 किया प्लस 3 कैप जे कैप 3j कैप, फिर -5 और माइनस 11, तो -5 प्लस 11 6j कैप। तो ये समझ में आना है किस तरह से हमने यहाँ से ये ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया। ए बी बोले या बी ए बोले, आप इससे इसे भी माइनस कर सकते थे, इस ए से बी को भी माइनस कर सकते थे, किसी भी तरह से कर सकते थे। तो ए और बी दोनों आ गए। सो व्हाट इज योर वेक्टर इक्वेशन नाउ, ए इज इक्वल टू आई कैप 2j कैप माइनस 4k कैप ए प्लस
लेमडा बी इज 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये a प्लस लेमडा बी हमारा फर्स्ट पार्ट काम हो गया इसमें। दूसरा हमें इसकी वेक्टर इक्वेशन तो हो ही गई, कार्टेशियन इक्वेशन भी बोली है। तो कार्टेशियन इक्वेशन फिर आपको बताया ये x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन, तो x1 कितना है, ये x1 y1 z1 होते हैं पॉइंट्स, तो 1 x माइनस वन अपॉन ए होता है जो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो 2 इज इक्वल टू y माइनस टू कहाँ से आया, यहाँ से x2, ठीक है, x1 y1, y माइनस वाई वन अपॉन बी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ये 3 इज इक्वल टू z। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये +4 हो जाएगा, z प्लस 4 अपॉन 6। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट तो आंसर कर दिया कि राइट द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका ये क्लियर हो गया। अब पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। अब टू लाइन्स कौन सी, एक लाइन तो ये है जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, एक और लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, उनके बीच डिस्टेंस पता करनी। तो एक और लाइन की इक्वेशन हमको लिखनी पड़ेगी। अब तो एक और लाइन की इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, r इज इक्वल टू, वो इन दो पॉइंट से पास होने वाली है, तो हम किसी एक पॉइंट से पास करा सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ए की जगह हम ये लिख लेंगे, ठीक है, प्लस ये भी लिख सकते हैं, ए की जगह आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी, क्योंकि दोनों से ही लाइन पास हो रही है। सो ए प्लस लेमडा बी करना है। अब लेमडा नहीं लिखेंगे, म्यू लिख देंगे, क्योंकि दूसरी लाइन लिख रहे हैं, लेमडा ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे। म्यू टाइम्स, अब चूंकि इन्हीं दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन है तो अभी अभी हमने इनके लिए बी वेक्टर लिखा हुआ है, तो पैरेलल ही हो जाएंगी, क्योंकि इन्हीं दो पॉइंट ए और बी से फिर से लाइन पास हो रही है। पहली लाइन भी इसी के पैरेलल थी, तो पैरेलल वर्ड से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल है मतलब बी सेम है दोनों का। तो ये हो गया 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये हमारी दूसरी लाइन हो गई, ये फर्स्ट लाइन थी और ये अब सेकंड लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये इसी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म था, बट अब हमारे पास दो डिफरेंट लाइंस हैं। इन दो लाइंस के बीच में हमें डिस्टेंस पता करनी है, जो ये आपका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो लेट मी टेल यू हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। 3D में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको अगर पैरेलल लाइंस मिलें, एक तो स्क्यू लाइंस होती हैं, एक होती हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए जो आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है a2 माइनस a1, यानी दोनों लाइन जिन पॉइंट से होकर के जा रही हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स क्रॉस बी तो दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि दोनों के लिए दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो बी दोनों के लिए सेम रहेगा, ये देखिए, एंड डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। ये पैरेलल लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अगर आप स्क्यू लाइंस का कर रहे होते तो स्क्यू लाइंस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। स्क्यू लाइंस में जो डिस्टेंस निकाल रहे होते उसमें आप a2 माइनस a1 तो करते ही हैं, साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं b1 क्रॉस b2 का, और डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। बट हमें यहाँ पे पैरेलल लाइंस का निकालना है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो ये भी आपने एग्जाम में ध्यान रखना है, इफ़ योर लाइंस आर पैरेलल, तो आपको पैरेलल हैं कि नहीं कहाँ से पता चलेगा, पैरेलल हैं कि नहीं ये यहाँ से पता चलेगा, ये देख करके। लेमडा टाइम्स जितना है उतना ही म्यू टाइम्स भी है, बस यही पॉइंट डिफरेंट है, बाकी कोई चेंज है नहीं, लाइंस पैरेलल है। तो यहाँ से हमको ये कर लेना, तो हम अब यही कर लेते हैं। तो हम ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर डिवाइड बाय बी मैग्नीट्यूड करेंगे, और फिर हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। सो लेट मी मूव अहेड। तो सबसे पहले हमें a2 माइनस a1 चाहिए, तो a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो a2 माइनस a1, तो a2 आप इसे मान रहे, ठीक है, ये आपका a2 वेक्टर है और ये आपका a1 है। तो a2 माइनस a1 करें तो 3 माइनस आई, 3i माइनस आई दैट इज़ 2i कैप, 3j माइनस 2j तो प्लस j कैप, ये हो गया a2 माइनस a1। ये है -5k, -5k माइनस -4k, तो ये माइनस का k बचेगा आपके पास, तो ये a2 माइनस a1 हो गया। और b तो आपके पास है ही, b को हम दोबारा लिख देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये तो आपके पास दो जगह यहाँ से दिख रहा है,
अब इनका हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का कैसे लिखते हैं वो भी अब आपको बता देते हैं। तो हमें करना है A2 माइनस A1 क्रॉस B। तो B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होना है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से करते हैं, I J K। इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, 2 1 माइनस 1 2 3 6। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वही डिटर्मिनेंट मेथड से खोल लेते हैं, आई कैप मल्टीप्लाइड प्लस माइनस प्लस, यही रूल चलेगा। तो ये हो गया 6 माइनस माइनस 3, तो ये 9 हो गया, ठीक है, 6 प्लस 3 हो गया 9, माइनस जे इंटू, तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, 2 6 12, 12 प्लस 2 ये 14 हो रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ से, 6 2 12, 12 माइनस माइनस 2, तो 14 हो गया, प्लस के टाइम्स, के वाला देख लेते हैं, थर्ड कॉलम पकड़ेंगे फर्स्ट रो के साथ में, 2 3 6, 6 माइनस 2 ये 4 है। सो व्हाट यू गेट इज 9 आई कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब आपको इस बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो बी का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल लेते हैं। तो यहीं पर कर देते हैं बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड कितना है देख लेते हैं, ये है 4 प्लस 9 प्लस 36, ठीक है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 36, 36 प्लस 4 40 49, ये आपका 7 आ गया। तो बी का मैग्नीट्यूड आपका 7 हो गया। सो लेट मी राइट फाइनली डिस्टेंस। अब हमको डिस्टेंस लिखनी है। तो डिस्टेंस है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्या है, 9 आई कैप 14 जे कैप 4 के कैप डिवाइडेड बाई 7, ये तो आप निकाल चुके हैं बी का मैग्नीट्यूड। तो अब इसका भी मैग्नीट्यूड कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का हो गया 81, प्लस 14 का हो गया 196, 4 का हो गया 16, ठीक है, 4 का हो गया 16 अपॉन 7। अब ये हम ऐड कर लेते हैं, तो यही हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो कितना हो गया देखिए डिस्टेंस, 6 6 12, ये 13, 3 1 कैरी, 2 9 और 2 11, 11 और 8 19, 1 कैरी 1 1 2, 293 डिवाइडेड बाई 7। सो दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। सो दिस इज फाइनली योर आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, जो कि आपका 34th क्वेश्चन था। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, तो दो चीज़ें की हमने, लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लिखी और उसके बाद हमने डिस्टेंस निकाली, रूट 293/7। ओके, लेट मी मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 का दूसरा हम पार्ट ले लेते हैं ये। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। फिर से आपके पास वही है, पासिंग थ्रू मतलब ए वेक्टर गिवन है, दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये है हमारे पास, एंड दिस, और दूसरा दोनों पॉइंट गिवन है इसमें, A1 भी मान लें और A2 भी मान लें। तो इस तरह से आपका ये दूसरा पॉइंट भी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो 3 आई कैप 5 जे कैप प्लस 9 के कैप। तो हमें इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन लिखेंगे तो R इज इक्वल टू क्या होगा, A। अब A कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से ही पास हो रही है लाइन, तो हम इसी को A यूज़ कर लेते हैं। तो I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लेमडा टाइम्स। अब लेमडा टाइम्स क्या करेंगे, लेमडा टाइम्स हम लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस। हमें B कहाँ से मिलेगा, B तो यहाँ पे A2 माइनस A1 ही होगा। तो जब भी दो पॉइंट दिए हैं तो आपका जो B होगा, दोनों से ही लाइन पास हो रही है, तो B इज़ A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2, जो भी लिखना है आपने, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं। तो ये है 2 आई कैप, 3 से 1 गया, 5 से 2 गया प्लस 3 जे कैप, और 9 से 3 गया प्लस 6 के कैप। ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन। अब इसी का हम कार्टेशियन फॉर्म भी लिख लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म 2 पॉइंट के केस में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म देखिए क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1,
z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं, जो आप वेक्टर फॉर्म लिख चुके हैं तो उसी से आप कार्टेशियन भी बना सकते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन ये है 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, कहाँ से आया, यहाँ से, अपॉन 3 z माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं लेमडा के टर्म्स में, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू हो गई 2 लेमडा प्लस 1, y की वैल्यू हो गई 3 लेमडा प्लस 2 एंड z की वैल्यू हो गई 6 लेमडा प्लस 3। तो ये तो आपको पता है, इस तरह से हम अलग अलग इक्वेशन से x y z निकाल लेते हैं। Hence find the coordinates of the point on this line। ये वो पॉइंट है जो उस लाइन पर है जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं x y z, which are at a distance of 14 यूनिट from B। तो इस पॉइंट की और इस B पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 14 यूनिट्स है, ऐसा हमको बोला गया। अब हम यही डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल 3D का लगा देंगे। तो डिस्टेंस, अगर हम ये एक्स वाई जेड एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास x1 y1 और z1, तो ये 3 पॉइंट तो ये होगा हमारे पास। क्या है ये, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2 एंड 6 लेमडा प्लस 3। और x2 y2 z2, ये दूसरा पॉइंट कौन सा है, b पॉइंट क्या है, 359। इनके बीच हमें जो डिस्टेंस पता है, मान लीजिए ये पॉइंट कुछ है, इसको मान लेता हूँ मैं p, ठीक है, नया पॉइंट है, और ये तो b है ही है। तो pb जो डिस्टेंस है दैट इज़ 14 यूनिट्स, ऐसा बोला है। यही हमने अप्लाई करना है और लेमडा निकालना है यहाँ से। तो उसको सॉल्व करते हैं, लेट मी राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1, तो किसी तरह से भी माइनस कर लें, कोई इशू नहीं है। तो इधर से इधर माइनस कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 है, माइनस 2। इसको हम ठीक कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। लेट मी चेंज दी साइन। देखिए 1 प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का 2 बचा। तो 2 लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 लेमडा, यहाँ माइनस 3 बचा, प्लस 6 लेमडा माइनस 6 बचा का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर दिया तो यहाँ 196 आ जाएगा, जो कि 14 का स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर बाहर 4, तो बचेगा क्या, लेमडा माइनस 1 का स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर बाहर कर दिया 4, लेमडा माइनस 1 बच गया, प्लस 3 कॉमन लिया, 3 का स्क्वायर यानी 9 बाहर, ये भी लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से 6 यानी 36 बाहर लिया, लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आप चीज़ों को देखें थोड़ा सा, कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, वो लेंदी हो जाता है। अब लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर सभी में कॉमन है, तो अब आपके पास आ गया 4 प्लस 9 प्लस 36 इज इक्वल टू 196। कॉमन ले लिया हमने, तीनों में है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ये कितना हो गया, 36, 40, 49। तो लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ से जो आया ये 49 आया। अब हम स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें मालूम है इधर दोनों का हमें रूट मिल रहा है, तो इसलिए हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये लेमडा माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14 अपॉन 7, ठीक है, प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, रूट कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14, तो प्लस माइनस 2। तो लेमडा की वैल्यू या तो इसको इधर ले जाएंगे तो 3 मिलेगी, और अगर -2 लेंगे तो फिर ये -1 मिलेगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ लेमडा की हो गई। तो अगर ये लेमडा की वैल्यूज़ हैं तो फिर हम इन लेमडा की वैल्यू को अपने उस पॉइंट पे डाल देंगे, क्योंकि हमें पॉइंट पूछा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। तो लेमडा की वैल्यू है 3 या -1।
तो 3 और -1 कहाँ लेके जाना है, यहाँ पर लेके जाना है, इस जगह पे हम वापस आ जाएंगे इस जगह पे। x इज इक्वल टू, अगर आप लेमडा को 3 लेते हैं तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 3 2 6 प्लस 1 7, y की वैल्यू हो जाएगी 3 3 9 प्लस 2 11, और 6 3 18 प्लस 3 ये हो जाएगा 21। ठीक है, या तो पॉइंट आपके 7 11 21 है। अगर आपने लेमडा को -1 लिया तो फिर आपके जो x की वैल्यू आएगी 2 1, -1 लिया तो -2 प्लस 1 तो -1, y की वैल्यू आएगी -3, ये भी -1, और यहाँ पे ठीक है -1 लिया है तो -6 प्लस 3 दैट इज़ -3, ये आपकी वैल्यूज़ होगी। तो आइदर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, जो कि इस बी पॉइंट से 14 की डिस्टेंस, 14 यूनिट की डिस्टेंस पर होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस सेक्शन का, सेक्शन डी का। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की, जहाँ एरिया बाउंड्री रीजन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, लाइन है, एक्स एक्सिस है, इन तीनों से जो रीजन बाउंड हो रहा है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आप ये प्लॉट करेंगे, तो ये प्लॉट करना ज़रूरी है आपके लिए। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये किस तरह से कर्व प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट कर लेते हैं। सो लेट मी राइट, ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ये वाई एक्सिस ले लिया। तो सबसे पहले देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में ये समझाया हुआ अच्छे से कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप है तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, माइनस साइन है तो लेफ्ट है। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप है तो ये अपवर्ड पैराबोला, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप है तो ये अपवर्ड है। तो ये एक तो हम यहाँ पे एक अपवर्ड पैराबोला बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा पैराबोला। तो एक अपवर्ड पैराबोला है हमारे पास, कुछ इस तरह से समझ लीजिए। ये वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे है यहाँ पे, और ये हमारा बन गया पैराबोला। ठीक है, तो ये हमारे पास एक है। दूसरा हमारे पास है लाइन, लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ज़रा देखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन। तो ये अगर x और y हम एक टेबल बना के देखें तो कहाँ पर पॉइंट्स आ रहे हैं ये देख लेते हैं। अगर हमने x को 0 किया तो y 2 हो जाएगा, और अगर हमने y को 0 किया तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो पॉइंट्स मिल गए हमको 0,2, तो 0,2 कहीं यहाँ पर है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, और -2,0 कहीं यहाँ पर है, ये -1 हो गया, -2 कहीं यहाँ पर मान लीजिए इस जगह पे। तो ये आपकी लाइन है। ठीक है, इसको भी हम इस तरह से प्लॉट करते हैं, ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, इसका ये हिस्सा हम यहाँ से रब कर देते हैं, तो ये हमारी लाइन बन गई। ठीक है, तो लाइन कहाँ से बन गई, यहाँ पर से। ये हमारा पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है -2,0। ठीक है, ये है। अब हमें बोला है एरिया ऑफ द रीजन, ये हमने प्लॉट कर दिया, ये हमने प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है हमारी ये वाली लाइन। तो रीजन देखो तीनों से मिलके कहाँ पर बन रहा है, वो रीजन आप आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले वो रीजन है ये, इसको हम चाहें तो शेड कर सकते हैं, इसको हम शेड कर देते हैं, तो ये हमको आसानी से दिखेगा हमें किस रीजन का एरिया पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इस वाले रीजन का एरिया पूछा गया। ओके, अब जब इस रीजन का एरिया पूछा गया है तो मुझे ये पॉइंट चाहिए होगा, तभी ये एरिया निकलेगा, क्योंकि ये एरिया दो हिस्सों में है। तो ये पॉइंट हमको ढूंढना है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड दिस कर्व। तो लाइन है मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और कर्व है मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू एक्स प्लस 2 है तो डाल देते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर -x -2 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है। x कॉमन लिया, x -2 प्लस 1 कॉमन लिया, x -2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए, x प्लस 1 एंड x -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो -1 है और एक 2 है। तो अब हम देख लें,
एक्स की वैल्यू जो 2 होगी वो तो कहीं यहाँ पर आएगी, तो यहाँ कहीं कट करेगा, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए लेफ्ट साइड में। तो इस जगह पे जब हमको चाहिए तो -1, तो एक्स की वैल्यू -1 है, ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा लेफ्ट साइड। तो ये एक्स की वैल्यू -1, 0 यहाँ पर है, ये पॉइंट हमको मिल गया। भाई इतना ही करना है, बाकी नहीं, बाकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें केवल लिमिट के लिए चाहिए। तो अब हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो एरिया रिक्वायर्ड एरिया जो शेडेड रीजन का है, ठीक है, एरिया किसका निकालना है, शेडेड रीजन, जो हमने शेड कर दिया है, शेडेड रीजन यही पूछा गया है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। यहाँ पर -2 है तो -2 से -1 की पहले लिमिट लगेगी, -2 से -1। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आप कौन सा कर्व यूज़ करेंगे। कर्व आप ये यूज़ करेंगे जो कि लाइन है। तो लाइन से आपको देखना है कि y क्या है। लाइन में y है आपके पास, ये देखिए x+2, तो ये आप यहाँ पे सिंपल x+2 dx लिखेंगे, प्लस अब दूसरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा अलग, तो ये अलग से निकाला जाएगा जिसमें आपकी कर्व यूज़ हो रही है। तो ये y1 हिस्सा हो गया, ये y2 हिस्सा हो गया, तो ये इसमें लिमिट हो जाएगी -1 से 0, तो लिमिट हो गई -1 से 0, और कर्व होगी आपकी ये x², तो x² dx ये हो। बस अब आप केवल इंटीग्रेशन करिए और इसको सिंप्लीफाई करिए। तो x+2 का इंटीग्रेशन हो गया x² 2 + 2x, लिमिट है आपके पास -2 से -1, प्लस x² का हो गया x³ 3, लिमिट है आपके पास -1 से 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट से अप्लाई कर देते हैं। -1 अगर आप डालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 -2, अपर लिमिट हो गई, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, लोअर लिमिट है -2, तो ये 4/2 एंड -4, प्लस यहाँ पर भी अपर लिमिट 0 करेंगे तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो -1/3 ये मिलेगा आपको, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 2 2 = 4, -4 + 1 -3/2, तो ये हो गया, माइनस यहाँ पर हो गया, ये 2 से कट गया, 2 टाइम्स 2 -4, -2 + 2 हो जाएगा, +2, एंड ये माइनस माइनस प्लस, +1/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 2 = 4, 4 - 3 यानी 1/2 + 1/3, तो ये 5/6 आ गया, जो कि आपका रिक्वायर्ड एरिया है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया। तो ये हमने जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैं अब यहाँ से आ जाता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और इसके बाद जो हमारे जो 2-3 क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो ये 5 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टोटल 20 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है आपका सेक्शन डी का आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। 2 इंटरनल चॉइसेस आपको इसमें मिलती हैं। 3D का क्वेश्चन कंपल्सरीली इसमें आप मान के चलिए कि आता ही है। एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो एरिया बाउंड्री रीजन है, वो भी आता ही है। और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का जो लीनियर इक्वेशन का है, वो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। सो लेट मी टेक टू द नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन ई, जो कि केस बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, उस पर अब हम लोग मूव करते हैं। तो हम कर चुके हैं, यहाँ पर अब हम पहुँच जाते हैं 36। तो फटाफट इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और वो जो है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये आपका 36 क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो ये सबसे पहले अगर हम इसको देखें, तो ये हमारे पास 3 different types of yogas which involve the uses of different poses of yoga asanas, meditation, pranayam as shown in the figure। तो ये आपको एक पैसेज गिवन है, केस आपको बना के दिया है केस, इसी पर आपके क्वेश्चंस होंगे। तो हम इसको देखते हैं आगे क्या है। टाइप्स ऑफ योगाज के लिए आपको ये कुछ बना के दिया हुआ है। सो लेट मी टेक टू यू द एक्चुअल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर ये दे दिया है तो हम उस हिस्से पे पहुंचते हैं। तो ये हमारे पास वो हिस्सा है जहाँ पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये हम देखते हैं क्विकली और डिस्कस करते हैं कैसे हम इसको करेंगे।
तो ये वेन डायग्राम अब आपने जो देख लिया इमेज ऊपर, उसके बेसिस पर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एक वेन डायग्राम बना के दे दिया हमको, ए बी एंड सी। वेन डायग्राम द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगाज, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का हमारे पास ये वेन डायग्राम बना के दे दिया है, ए बी सी, परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ अ सोसाइटी। फर्दर इट इज़ गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंबर परफॉर्मिंग टाइप सी योगा कोई मेंबर परफॉर्म कर रहा है ये वाला, दैट इज़ 0.44। तो यहाँ से ही आपको शुरू करना है अपना सॉल्यूशन, ठीक है। तो टाइप सी के लिए आपको वैल्यू दे दी है। तो अब आप आइए फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स पूछ रहा है, तो टाइप सी में एक्स प्लस 0.21 है, दैट इज इक्वल टू 0.44, क्योंकि टाइप सी मतलब ये पूरा हिस्सा हो गया। ये देखिए, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, 0.44 माइनस 0.21, तो ये हमारे पास हो गया 0.23। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया आपने, 1 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएगा अगर आपने इतना कर दिया। अब आपको सेकेंड पार्ट में पूछा है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। लेट मी शो यू y, हाउ टू फाइंड y। तो y की वैल्यू निकालने के लिए y यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो y जब आप निकालने जाएंगे इसमें, तो y में आप देखेंगे ये 0.32, 0.09, y x 0.21 और ये 0.11, मतलब ये तीनों को अगर आप मिला दें और प्लस इसके बाहर का रीज़न भी कर दें पूरा s, तो s की प्रोबेबिलिटी यानी पूरे सैम्पल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, तो यानी सबका सम करना है और 1 कर देना है। कैसे? देखिए 0.32 है, 0.09 है, प्लस y प्लस x प्लस 0.21 प्लस 0.11 जो कि बाहर का हिस्सा है इन सब के, दैट इज़ इक्वल टू 1। ये 1 आना चाहिए, तो ये इसी से हमको y मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं कितना हो गया, 0.41 तो ये हो गया, प्लस y, x हम निकाल चुके हैं 0.23, 0.23 प्लस 0.21 प्लस 0.11 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.41 प्लस y प्लस ये दोनों मिलके 0.44 हो गया, प्लस 0.11 इज इक्वल टू 1। तो ये देख लेते हैं कितना हो जाएगा, y प्लस ऐड कर लेते हैं, 44 ये है, 11 ये है, 4 1 5 और 1 6, 4 4 8 एंड 1 9, ये 0.96 इज इक्वल टू 1। तो y आपका आ जाएगा 0.04, 1 में से माइनस करके, तो y की वैल्यू भी आपकी आ गई 0.04, ये वैल्यू आ गई 0.23। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है उसको देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, तो थर्ड पार्ट को देख पाएंगे क्या पूछा है। लेट मी शो यू थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ये हम सब लोग कर देते हैं। ओके, थर्ड पार्ट में पूछा फाइंड पी सी बाई बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब सी इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, यही होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देनी है, तो पी सी इंटरसेक्शन बी, सी और बी का इंटरसेक्शन जो कि एक्स है। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप तो पता चल जाएगा आपको, ये सी है और ये बी है, दोनों का इंटरसेक्शन है एक्स, तो ये तो एक्स हो गया, अपॉन पी बी कितना है वो देख लेते हैं। पी बी मतलब बी की पूरी प्रोबेबिलिटी, तो बी में आप देख रहे हैं ये है और ये है, तो बी की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास 0.09 प्लस वाई प्लस एक्स। तो एक्स हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 0.23 है, डिवाइडेड बाई नीचे हमको 0.9 प्लस वाई अभी हमने निकाला है 0.04 एंड प्लस एक्स हमने 0.23 देखा हुआ है, तो ये हो गया 0.23 डिवाइडेड बाई, तो ये 9 और ये 4, 13 ये है, 23 ये है, तो 23 33 36, 0.36। तो ये हमारी 23/36 जो वैल्यू है वो इस वाले हिस्से की आ गई, पॉइंट सी बाई बी। ठीक है, तो सी बाई बी इस तरह से आप कर लेंगे। इसी में एक और पार्ट भी पूछा हुआ, उसको भी देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन ऑफ
द सोसाइटी डज योगा ऑफ टाइप ए और बी बट नॉट सी। ए और बी तो है बट नॉट सी है, तो ए और बी बट नॉट सी को आप फिगर से देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट मी शो यू हाउ इट इज़। तो ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ए और बी बट नॉट सी, ए और बी बट नॉट सी, तो ये हटा देंगे आप, ये हिस्सा आपका नहीं आएगा, सी वाला हिस्सा पूरा हट जाएगा। तो आपको केवल ये तीनों को ऐड करना है। तो जो ऑप्शनल पार्ट है यहाँ पे इस क्वेश्चन का, उसमें हमें आंसर देते वक्त क्या लिखना है, इसके लिए पी, ए और बी बट नॉट सी में हमने लिखना है 0.32, 0.09 प्लस वाई। तो ये हमने ऐड कर देना। तो 0.32 हमें दिया ही है, 0.09 हमें मालूम है ये है, वाई की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 0.04। तो ये आ गया 0 पॉइंट कितना है 13, 9413 ये है, और 13 और 32 और 45, ठीक है, ये हो गया आपका 13 एंड 32, 42, 45। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड केस स्टडी को हम लोग देख लेते हैं, 37 क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर बिलो फॉर्म्ड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। टैंक है, एक टैंक जो है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ऊपर वाला दिख रहा है हमको, और नीचे एक कोनिकल पोर्शन है, ये दिख रहा है। ऑफर्स बेटर ड्रेनेज सिस्टम एज कम्पेयर टू अ फ्लैट बॉटम। फ्लैट बॉटम के कंपैरेटिवली ये कोनिकल बॉटम में ज़्यादा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये आपको बताने की कोशिश की गई है इसमें। तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है, एक सिलेंडर है और उसके नीचे कोन है, ये इसमें बेसिकली आपको दिखाया गया है। तो इसको हम ज़रा देख लें, इसके आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, तो हमें नेक्स्ट पेज पे पहुंचना पड़ेगा इसके लिए। लेट मी शो यू। यस, सी अब क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। व्हाट इट सेज, ये हमने देख लिया कि एक हमारे पास कैसा है, एक सिलेंडर है और एक उसके नीचे कोन बना हुआ है, इस तरह का कुछ आपका शेप है, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। अ टैप इज़ कनेक्टेड टू सच अ टैंक हुज कोनिकल पार्ट इज़ फुल ऑफ वाटर। तो कोनिकल पार्ट जो है वो फुल ऑफ वाटर है, ऐसा आपको बताया गया। यानी जो कोनिकल हिस्सा है, अगर मैं इसको वापस लिखूं, बनाऊं यहाँ पे, तो ये फुल ऑफ वाटर है जो कोनिकल पार्ट है। तो ये हमने ध्यान रखना है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम द टैप एट द बॉटम एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये dV/dt गिवन है, देखें आपको देख के पता चल रहा है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये dV/dt वाटर के फ्लो का रेट है जिसमें वाटर भरा हुआ है, यानी कोन के लिए, कोन के वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है। सेमी वर्टिकल एंगल कोनिकल टैंक का 45 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एंगल जो सेमी वर्टिकल है, ये वाला, ये 45 डिग्री है। इतना आपके पास इन्फॉर्मेशन है। ओके, लेट मी मूव टू दी क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन पूछे हैं वो उन पर चले जाते हैं सीधे। क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। तो आपसे पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कोन की हाइट है और ये इसका रेडियस है। अब यहाँ पे 45 एंगल है, यहाँ 90 है, तो यहाँ भी 45 ही होगा। तो यहाँ 45 होगा तो H और R इक्वल हो जाएंगे। सो एज थीटा इज 45, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो H इज इक्वल टू R है, इसमें ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको वॉल्यूम लिखना है। तो वॉल्यूम होता है कोन का क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और 1/3 पाई आर स्क्वायर H भी आपका आ रही है, अभी हमने बताया। तो ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ लेनी है, क्योंकि अगर यहाँ 45 है तो यहाँ 45 है, तो 45 होने से आइसोसेलेस है, तो दोनों साइड्स इक्वल। तो H इज इक्वल टू R हो गया कोन के लिए। ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब। सेकेंड, फाइंड द रेट चेंज ऑफ रेडियस एट एन इंस्टेंट व्हेन R इज इक्वल टू 2√2। अब इसी का रेट चेंज भी आपने पता करना है। तो अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो आपके पास जो ये आ चुका है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए। कैसे, आपके पास है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, तो आप निकालेंगे dV/dt रेट, 1/3 पाई इंटू आर क्यूब का हो गया 3r स्क्वायर dr/dt। यही हमको मालूम करना है इसमें। dV/dt तो ऑलरेडी है हमारे पास 2, तो ये हो गया हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया,
ये है पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट मी राइट इट अगेन। हमें डी आर अपॉन डी टी बताना है। सो 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपके पास है, सो 2 अपॉन पाई इंटू आर है 2√2, 2√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 अपॉन पाई इंटू, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 2 से कट गया, तो ये 1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे इसको 1/4 पाई में छोड़ देंगे, पाई के टर्म्स में ही दे देंगे अपना आंसर। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे क्या कह रहे हैं देखिए। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द रेट एट विच वेट सरफेस ऑफ द कोनिकल टैंक इज़ डिक्रीजिंग। वेट सरफेस से मतलब है हमारे इसमें, अब आपको समझना पड़ेगा कि वेट सरफेस जब आपसे कह रहा है तो ऊपर का हिस्सा तो होगा नहीं, यहाँ तो सिलेंडर के साथ अटैच है, तो इसका सी एस ए, तो सी एस ए की कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है हमने वेट सरफेस के लिए। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा पहले रब कर लेते हैं, तो फिर हम इसको आसानी से बता पाएंगे। ओके, लेट मी टेल यू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, ये हमारे पास वेट सरफेस वाले हिस्से पे आ जाते हैं। ठीक है, तीसरे पे दो हिस्से हैं हमारे पास। तो वेट सरफेस मतलब सी मतलब पाई आर एल, तो वेट सरफेस इसका कर्व सरफेस है जो कि सी एस ए पाई आर एल होता है कोन के लिए। तो फाइंड द रेट एट विच वेट सरफेस, तो डी सी अपॉन डी टी हमें पता करना है। अब यहाँ पे एल कहाँ से मिलेगा, तो एल ये है आपके पास, तो एल स्क्वायर देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एच और आर दोनों तो सेम है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर। ठीक है, और r आपको दिया ही हुआ है, ये हम डालेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू पाई आर, एल की जगह हम लिखेंगे क्या, ये वैल्यू, एल हमारे पास हो गया r√2, तो ये हो गया r√2। सो व्हाट इज c फाइनली, c इज पाई आर स्क्वायर √2। इसको हमें रेट में चेंज करना है, यानी हमें डी सी अपॉन डी टी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पाई√2 को आप अलग लिख लें, और साथ में 2r डी आर अपॉन डी टी ये लिखना पड़ेगा जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, √2 भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r हो गया, डी आर अपॉन डी टी हो गया। नाउ पुट दी वैल्यूज़, आर भी पुट करना है और डी आर अपॉन डी टी आपने निकाला है 1/4 पाई, वो भी डालना है। तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो डी सी अपॉन डी टी कब, व्हेन आर इज 2√2 इज इक्वल टू, तो ये मैं नीचे का हिस्सा इसका डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पाई√2 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू भी डालना है 2√2 इंटू डी आर अपॉन डी टी हमने अभी निकाल लिया है जो कि 1/4 पाई था, ये भी हमने डाल दिया है। सो व्हाट इज़ दिस, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, √2 2 जा 4, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास √2 इंटू 2 आ गया। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है ये हमारा रेट हो गया किसका, ये रेट हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट सरफेस। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका क्लियर हो गया। इसी का बी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी में क्या पूछा है हमसे, लेट मी टेल यू बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट एन इंस्टेंट व्हेन स्लैंट हाइट इज़ 4, यानी जब स्लैंट हाइट 4 है, L4 है, तो उस समय H और R का रेट आपसे पूछ रहा है। तो अब आप देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो L आपको ऑलरेडी दे दिया 4 स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, तो डी एच अपॉन डी टी आपको पता करना है और डी आर अपॉन डी टी आपको पहले से पता है, तो हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो 0 इज इक्वल टू 2r डी आर अपॉन डी टी प्लस 2h डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट एन इंस्टेंट व्हेन स्लैंट हाइट इज़ 4, स्लैंट हाइट जब 4 है उस समय में।
अच्छा, एक चीज़ हम और देख सकते हैं, जब r की वैल्यू 2√2 है तो h भी 2√2 होगा। तो हम देख लेते हैं l क्या आता है हमारा। l जो है आर स्क्वायर, एल आर स्क्वायर हो गया 2√2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी 2√2 का स्क्वायर। तो देख लेते हैं, अगर सेम है तो उसी जगह पे आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 8 यानी 16। तो अब आपको ये भी यहाँ तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इससे पहले ही इसको हम यहीं पर सॉल्व कर देते। तो ये हम करते ही नहीं हैं। चलिए, ये भी कर सकते थे बट इससे आसान तरीका हमारे पास आ रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि जब r√2 है, h भी √2 है, उस समय l जो है वो एल स्क्वायर जो है वो 16 आ रहा है, यानी L4 आ रहा है। उसी समय L4 आ रहा है, तो यानी व्हेन r इज इक्वल टू h, तो डी एच अपॉन डी टी उतना ही होगा जितना डी आर अपॉन डी टी होगा। ये समझ में आ रहा है। तो डी आर अपॉन डी टी ऑलरेडी 1/4 पाई है, तो डी एच अपॉन डी टी भी उतना ही होगा। ये इस पार्ट का आंसर हो गया 1/4 पाई। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका दूसरा केस स्टडी का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नाउ कम टू थर्ड, आखिरी हम केस स्टडी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का भी हमारा ये है। आई होप कि आपको पूरा पेपर ठीक से समझ में आया होगा। हमने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करने की कोशिश की है पूरे पेपर को। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 क्वेश्चन देख लें। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। द इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय अ रोलर कोस्टर इज गिवन बाय दिस पॉलिनोमियल। तो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 3। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। द रोलर कोस्टर क्रॉसेज द वाई एक्सिस एट अ पॉइंट 0,-1। अब इसमें हमें एक पॉइंट मिल गया है 0,-1, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑफ कोर्स ये एफ एक्स है तो मतलब ये वाई है, तो वाई इज इक्वल टू ये आपके पास है, वाई की वैल्यू -1 है, तो -1 इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 डालते हैं, तो ए 0 + 9 0 + 1 एंड 0 - 3। कुछ नहीं करना है, हमने यही निकालना है, तो ए निकल आएगा हमारे यहाँ से। -1 इज इक्वल टू ये हो गया ए। अब देखिए ये 9 है इंटू 1 इंटू -3, तो 9 3 जा 27, तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू -27 ए इज इक्वल टू 1/27। सो फर्स्ट पार्ट इज 1/27। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, जो कि 1/27 है। सेकेंड पूछ रहा है कि डबल डिफ्रेंशिएट एट यानी एफ डबल डस एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो अब हमें इस फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार इस फंक्शन को। तो कैसे करेंगे देख लिए, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1/27 है, वो वैसे लिख लेते हैं। और ये हमारे पास है एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 3। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/27 ऐसे ही लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 2 को कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस एक्स प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3। फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये क्यूबिक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/27। तो x से फिर से मल्टीप्लाई करिए। अच्छा, इसको हम लिख लें एक बार, और एक्स स्क्वायर प्लस 10x है ये, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3। डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहे, सो दैट डिफ्रेंशिएशन हमारा आसान हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई कर लें, एक्स क्यूब हो गया प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9x। अब -3 से कर लेते हैं, -3x स्क्वायर -30x एंड -27। फर्दर आप इस वैल्यू को देख लें क्या आ रही है, चेक कर लेते हैं। सो दिस इज़ 1/27 एक्स क्यूब एक ही टर्म है, 10x स्क्वायर -3 तो प्लस 7x स्क्वायर, 9x एंड -30x तो -21x -27। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एफ डैश एक्स, तो 1/27 बाहर रहेगा, 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया 7 2 जा 14x -21। ये तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। सेकेंड ऑर्डर चाहिए हमको, सेकेंड ऑर्डर कर लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 6x प्लस 14 इतना ही बचा। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में देख लीजिए, एफ डबल डैश एक्स कहाँ पर पूछा है, एट 1 x इक्वल्स टू 1। तो अब आप लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल्स टू 1, तो यानी x को 1 डाल दीजिए, तो 1/27 6 इंटू 1 प्लस 14, तो ये हो गया आपका 20/27। सो दिस इज योर
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है 38 क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस कर दिए हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर के। तो आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है, मैं सारे लिंक्स जो है इसके साथ में डालूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। पार्ट 1 में हमने MCQs डिस्कस किए हैं जो कि फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद पार्ट 2 में हमने इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कि सेक्शन बी है उसको डिस्कस किया है, सेक्शन बी। और पार्ट 3 में हमने इसका सेक्शन सी डिस्कस किया है, ठीक है। और आज हमने इसका जो पार्ट 4 डिस्कस किया है इसमें हमने दोनों सेक्शन डिस्कस कर दिए हैं, सेक्शन डी एंड ई, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन का है। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है और कोशिश की है कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड वो समझाए जाएं, बताए जाएं, कोशिश की है बताने की। तो आई होप आपने इस पूरे पेपर को ठीक से समझा होगा और ज़रूर ये आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म से आपको मदद करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, नई प्रॉब्लम्स के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।